आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, वणक्कम। आज की हिंदी आधार कक्षा 11 में मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके समक्ष नमक का दारोगा पाठ लेकर। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से जल्दी हमारे इस लाइव वीडियो के साथ जुड़िए ताकि आज फिर से जो है हम आपके समक्ष नमक का दारोगा पाठ और कहानी का जो अंतिम भाग है वो आपके समक्ष रखें। साथ ही हम उसके प्रश्नोत्तरों के ऊपर भी जो है हमारी इस कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से, अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और विद्यालय का नाम कमेंट करते हुए आप जल्दी से हमारे इस कक्षा के साथ जुड़िए ताकि आज की कक्षा को हम सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि आज फिर से हम चर्चा करेंगे नमक का दारोगा कहानी के ऊपर। कहानी आज हमारी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कहानी को लेकर के जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उन तमाम प्रश्नोत्तरों के ऊपर। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो एक एक करके आप जो है अपने स्कूल का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालते रहिए ताकि आज की कक्षा को हम पुनः सुचारू रूप से संचालित कर सकें। मैं एक बार वापस आपको बता रहा हूं कि हम आज आपको पढ़ाएंगे नमक का दारोगा, जो कहानी हमारी, जिस कहानी का अंतिम भाग हमारा बचा हुआ है। इस अंतिम भाग को हम पढ़ाकर इसके प्रश्नोत्तरों के ऊपर जो है हम आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे व्यक्ति हमसे जुड़े हैं। रंजना रमोला जी, हेलो, हाय। आलोक तिवारी हमसे जुड़े हैं, हेलो सर। गुड़िया ठाकुर, आदर्श गौतम, सुरेंद्र सिंह जी, हेलो सर। आदर्श गौतम, जय हिंद। अनु, हेलो। हर्ष भंडारी जो है केवी शालीमार बाग। तुषार शानी हमसे जुड़ चुके हैं। दीपिका केवी शालीमार बाग फर्स्ट शिफ्ट से हमसे जुड़ चुके हैं। राधिका सिंह हमें वॉच कर रहे हैं। आदर्श गौतम केवी सेक्टर 5 द्वारका से हमसे जुड़ चुके हैं। दीक्षिता शर्मा केवी शालीमार बाग फर्स्ट से हमसे जुड़ चुके हैं। समृद्धि मल्होत्रा केवी एजीसीआर फर्स्ट शिफ्ट से हमसे जुड़ चुके हैं। और ऋषि वर्मा, ऋषि भाई थैंक यू, आप लगातार हमें अप्रिशिएट करते हुए जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मित्रता यूं ही कायम रहे। और मेघा उनियाल शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनक 11D एजीसीआर फर्स्ट शिफ्ट से हमसे जुड़ चुके हैं। अंश फ्रॉम केवी सेक्टर 5 द्वारका, केवी सेक्टर 5 द्वारका आदर्श गौतम। तुषार साहनी, गुड आफ्टरनून। और काजल रोशिका केवी एसबी से हमसे जुड़ चुके हैं। जयंती 11D केवी एजीसीआर फर्स्ट शिफ्ट से हमसे जुड़ चुके हैं। सोनिका यादव, गुड आफ्टरनून। हर्षिता वर्मा हमसे जुड़ चुकी हैं। उदिता हमसे जुड़ चुकी हैं। श्वेता केवी शालीमार बाग हमसे जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय हमसे जुड़ चुके हैं। और तमाम जो बच्चे जो हमसे जुड़ गए हैं, मैं आपका सभी का एक बार पुनः आज की हमारे इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि चर्चाओं के इस दौर को हम आगे लेकर के जाएं, मुझे उम्मीद है कि अब तक जो कहानी आपको पिछले 4 वीडियोस के अंदर हमने आपको समझाने की कोशिश की, यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब तक की पढ़ाई गई कहानी के अंदर से किसी बच्चे का अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम रोज हमारा वीडियो लाइव
समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स के जो है जवाब जो है हम दें। हालांकि कभी कभी यह संभव नहीं होता कि सारे ही कमेंट्स के जवाब दिए जा सकें, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अधिकतम यह कोशिश रहती है कि आपके सवालों के जवाब जो है हम दें। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने पहले वीडियो के अंदर देखा प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके लेखन से हमारा परिचय हुआ। हमने जाना कि कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्या उन्होंने लिखा, कैसे उन्होंने लिखा, उनके समय का समाज कैसा था, उनके समय की परिस्थितियां कैसी थी, और इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हमने प्रेमचंद का लेखक परिचय भी जो है आपको असाइनमेंट में करने के लिए दिया था। इसके बाद हमने नमक का दारोगा कहानी के उद्देश्यों के ऊपर, कहानी के मूल्यों के ऊपर, और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उस कहानी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं और उस प्रेरणा को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, दूसरे वीडियो के अंदर हमने ये बातें की। तीसरे और चौथे वीडियो के अंदर जो है हमने इस कहानी को जो है आपके सामने रखा। कल हम पर कहानी पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा जो है उस कहानी को एक बार याद दिला देता हूं आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए इस वीडियो के साथ, इस कहानी के साथ आप कनेक्ट कर जाएं। ये कल हम जब देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है वंशीधर आलोपी दीन को पकड़ करके न्यायालय के दरबार में ले अंदर आने के बाद उन्हें मालूम होता है कि न्याय उनकी तरफ नहीं है, और न्याय उनकी तरफ न होने का कारण है क्योंकि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सब के सब जो है पंडित आलोपी दीन के आगे पीछे दौड़ रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे। ऐसे समय में उनके पास कोई चारा ही नहीं था। वो न्यायालय के अंदर जाते हैं, वकीलों की फौज तैयार खड़ी हो जाती है और वहां जो है वंशीधर हार जाते हैं, यहां तक कि न्याय भी जो है वो उनसे छिटक करके दूर चला जाता है। अब सोचिए कि उनके पास क्या चारा है। न्यायालय से डांट फटकार खाने के बाद जब वो लौट करके आते हैं तो एक ही हफ्ते के अंदर उनकी नौकरी भी चली जाती है। धन जो है, क्योंकि अधिकारी जो है आलोपी दीन के बिना मांगे के गुलाम थे, तो वो क्या करते हैं, वो चापलूसी की हदों को पार करते हुए और उसको नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं वंशीधर को। वंशीधर लौट करके घर आते हैं। घर में आने के बाद उनसे अब कोई भी प्रसन्न नहीं है, न उनके पिता उनसे प्रसन्न है, न उनकी माता उनसे प्रसन्न है, और जो पत्नी जिसे जीवन भर साथ निभाना है, इवन वो भी जो है उनसे प्रसन्न नहीं है। सभी क्रोधित नजरों से उनको देखते हैं, और उन क्रोधित नजरों से देखने के बाद जो है उनकी स्थिति अपने ही घर में ऐसी हो जाती है जैसे कि वो पराए हों। तो ये चीजें वो फेस कर रहे होते हैं, और इन सारी चीजों को फेस करने के बाद एक शाम को जब उनके पिता, वंशीधर के पिता बाहर बैठ करके मुंशी जी राम नाम जप रहे होते हैं, तो एक रथ आकर के रुकता है जिसमें से पंडित आलोपी दीन उतर। वंशीधर के पिता मुंशी जी उनसे बहुत सारी लल्लो चप्पो खुशामद करने वाली बातें करने लगते हैं, जो कि वंशीधर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब वो आने का प्रतिपाद्य या आने का कारण जब जानते हैं कि आलोपी दीन क्यों वहां पर आए हैं, तो वो भी शर्म से पानी पानी हो उठते हैं। और जब आलोपी दीन उनको ऑफर करते हैं कि मैं अपनी तमाम संपत्ति, जमीन जायदाद का स्थायी मैनेजर आपको नियुक्त करना चाहता हूं, और 6,000 रुपए वार्षिक वेतन, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी बंगला, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं, तो उसकी आंखें जो हैं नम हो जाती। और जब उनकी आंखें नम होती हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं पाता हूं। और जब वो कहते हैं कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं पाता हूं, तो कहते हैं कि नहीं, मुझे योग्य व्यक्ति की तलाश नहीं है, मुझे तो वैसा ही व्यक्ति चाहिए। कैसा?
जो बेमुरव्वत हो, उद्दंड हो और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो। तो यहां तक की कहानी जो है कल हमने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति चंदोला मैम, आप हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार आपका एप्रिसिएशन हमको मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद जी हमारे अजीज मित्र हैं और हम लोग काफी समय साथ रहे। आज ज्ञानचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरूर वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी कहानी हमारी बची हुई थी, उम्मीद है आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, और न भी अगर दिखे तो कोई बात नहीं, हम वर्ड टू वर्ड कहानी आपके सामने पढ़ रहे हैं। तो वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यों मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। कि देखिए, खुद कह रहे हैं कि ना तो मुझे मर्मज्ञ व्यक्ति चाहिए जो बहुत कुछ जानता हो, ना मुझे बहुत अनुभवी चाहिए, ना ही मुझे बहुत ही विद्वान चाहिए, और ना ही ऐसा व्यक्ति जो कार्य को बहुत जल्दी से कर दे। इन गुणों का परिचय मैं प्राप्त कर चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। कि यह मेरा सौभाग्य था और वह सुअवसर था जो नदी के किनारे था, जहां मुझे एक ऐसा मोती जो है मिल गया जिसके सामने योग्यता और विद्वता दोनों की ही चमक फीकी पड़ जाती है। और वह मोती क्या था कि अपने कर्तव्य परायणता और ईमानदारी के ऊपर अडिग रहना। यही वह मोती था जो मुझे यहां तक खींच करके ले आया। इसलिए तमाम गुणों का महत्व का जो परिचय है वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। मुझे विद्वता नहीं चाहिए, ना ही मुझे योग्यता चाहिए, क्योंकि बिना ईमानदारी के, बिना कर्तव्य निष्ठा के न योग्यता किसी काम की है और ना ही विद्वता किसी काम की है। तो इन दोनों की ही चमक किसके सामने फीकी है? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता के सामने। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कि अब ज्यादा देर मत कीजिए, कलम पकड़िए और इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। कोई ज्यादा सोच विचार मत कीजिए कि आप इस पद के योग्य हैं या नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही जो नदी के किनारे जो उद्दंड, कठोर, बेमुरव्वत दारोगा लेकिन धर्मनिष्ठ दारोगा थे, मैं वैसे ही व्यक्ति को अपने यहां मैनेजर की नौकरी पर रखता हूं। और आपसे भी अनुरोध है कि आप सदैव वैसे ही व्यक्ति बनकर के मैनेजर की नौकरी करें। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। डबडबा आना मतलब भर आना। इतने ज्यादा खुश हो गए कि उनकी आंखें जो है वो भर आई।
हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। और छोटा सा हृदय था उनका, संकुचित पात्र, संकुचित छोटा मतलब जिसमें नैरो, कि छोटा सा जो पात्र था उसके अंदर इतना एहसान जो है वह समा न सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। एक बार फिर से उनकी ओर देखा भक्ति और श्रद्धा से, और जो मैनेजरी का जो कागज जो था उसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, और जो आलोपी दीन थे उन्होंने बंशीधर को खुश होकर के, प्रफुल्लित होकर के अपने गले से लगा लिया। प्रेमचंद कहानी को इसी आदर्शवादी मोड़ के ऊपर जो है समाप्त कर देते हैं। तो यह कहानी प्यारे बच्चों आपके सामने हमने रखी, और इस कहानी को अगर आप देखें तो अंत जो है जिसकी चर्चा हम प्रारंभ से करते रहे हैं कि कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जो सामान्य व्यक्ति की समझ से हो सकता है बाहर हो। जैसे कि जो व्यक्ति हमसे बदला लेता है, सामान्य आदमी होगा तो वो सदैव हमसे नफरत करेगा, ईर्ष्या करेगा, घृणा करेगा, वह हमको अपने पास दोबारा नौकरी के ऊपर नहीं रखेगा, और ना ही हम ऐसे होंगे कि हम उसके यहां नौकरी करने के लिए चले जाएं। लेकिन प्रेमचंद ने अपने पात्र, दोनों ही पात्रों को, इधर बंशीधर भी जो है वो उनके सामने श्रद्धा और भक्ति से झुक जाते हैं, तो उधर दूसरी तरफ पंडित आलोपी दीन स्वयं अपने घर से चल करके और उसके द्वार पर आकर इतनी बड़ी नौकरी का ऑफर करते हैं। यही आदर्श है, और प्रेमचंद इसी आदर्श की स्थापना करना चाहते थे कि जो ईमानदारी का जो मूल्य है वह हमेशा बना रहे। आपने कक्षा 8 के अंदर एक पाठ पढ़ा होगा, क्या निराश हुआ जाए, या आपने जया जादवानी की कविता पढ़ी होगी, यह सबसे कठिन समय नहीं, या आपने बस की यात्रा पढ़ी होगी। इन सबको पढ़ने के बाद एक चीज मस्तिष्क में आती है कि समय कैसा भी हो, लेकिन आज भी ईमानदारी का मूल्य वो कम नहीं हुआ है। हजारों आपके सामने भ्रष्टाचार के उदाहरण आते होंगे, रोज अखबार आप देखेंगे भरे पड़े होंगे इस तरह के उदाहरणों से, जिसके अंदर भ्रष्ट तंत्र की बातें होती। ईमानदारी को आज वहां जगह नहीं है, और अगर होगी भी तो किसी कोने में छोटी सी कोई खबर होगी कि फला फला व्यक्ति ने इतने पैसे जो हैं उसका भरा हुआ बैग जो है किसी कंडक्टर को मिला, किसी को मिला, और उसने लौटा दिया। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और उसको जगह कितनी छोटी सी मिलती है। वास्तविकता यही है कि आज जिन चीजों को दिखाना चाहिए हमारा मीडिया वो चीज नहीं दिखा। ईमानदारी, नैतिकता, अपने कर्तव्य से जुड़े हुए मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली खबर जो है, जिनको हम सकारात्मक खबरें कहते हैं, ऐसी खबरें जो हैं वह मीडिया को हमारे समक्ष रखनी चाहिए। लेकिन मीडिया है कि हमारे सामने जो है लगातार नकारात्मक खबरों का प्रचार करता है, और हम भी चटखारे लेकर के ऐसी खबरों को पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा कि आज भी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा जैसे मूल्यों का मूल्य जो है कहीं भी कम नहीं है, अनमोल है। तो आप इन मूल्यों के ऊपर बने रहिए, अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी,
अगर इस कहानी से संबंधित, इसके शब्दार्थ या भावार्थ से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप रखिए, मैं प्रश्नोत्तरों की तरफ जो है बढ़ता हूं। और ये प्रश्नोत्तर जो है हम यहां पर चर्चा तो मैं इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि चर्चा में शामिल लाइव आप जब तक कमेंट लिखेंगे तब तक मैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसे चर्चा ही मान लीजिए कि आपके जो कमेंट आएंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। तो मैं बढ़ता हूं प्रश्नोत्तरों की ओर। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई न दें तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये कुछ कोशिश है। हालांकि जो लिखा है जरूर नहीं है कि हम उसी के ऊपर बातचीत करें। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? किस कहानी के अंदर आए हुए पात्र जो हैं, इन पात्रों के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित आपको कौन सा पात्र करता है और क्यों करता है? तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कहानी में पात्र जो हैं वो कौन कौन से आए हैं। पहले पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं वंशीधर, दूसरे पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं वंशीधर के पिता, तीसरे पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं पंडित आलोपीदीन। ये तीन पात्र जो हैं ये मुख्य रूप से कहानी में हमारे सामने आते हैं, आलोपीदीन वंशीधर और वंशीधर के पिता मुंशी जी। इसके बाद जो पात्र हैं जैसे जमादार बदलू सिंह हुए, वकील हुए और न्याय के अंदर न्याय की मूर्ति जो जज हुए, ये तमाम सांकेतिक पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था को जो हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है वंशीधर की माताजी और उनकी पत्नी का भी एक जगह जिक्र आता है, लेकिन वह पात्र के रूप में जो हमारे सामने नहीं आता। तो अब जब हमारे सामने तीन पात्र हैं तो इन तीनों पात्रों के अंदर से हमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है और जो पात्र हमें प्रभावित करता है वह क्यों प्रभावित करता है? तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे वंशीधर जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपको कौन से पात्र प्रभावित करते हैं? जो बच्चे देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि आपको कौन सा पात्र जो है कहानी का वह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और हो सके तो एक लाइन में यह भी लिखिए कि क्यों करता है। मुझे वंशीधर इसलिए प्रभावित करता है कि उनके पिता उन्हें बेईमानी की सीख देते हैं। किनके पिता? वंशीधर के पिता। वो अपने बेटे को बेईमानी की सीख देते हैं नौकरी पर जाने से पहले, लेकिन वो अपने पिता की गलत बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि शिक्षा, कठोरता, धर्मनिष्ठ ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। हालांकि उनकी घर की आर्थिक दशा तो कर्तव्य परायणता बीच में डिस्कनेक्ट हुआ नेटवर्क की वजह से। मैं वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मुझे लगता है कि जो ईमानदारी थी, जो कर्तव्य परायण थी, जो धर्मनिष्ठ होना था, ये बेहद महत्वपूर्ण था। वो आर्थिक रूप से गरीब थे, उनके परिवार के ऊपर कर्जा भी था, लेकिन तमाम चीजों के होने के बाद भी वो अपनी ईमानदारी से अलग नहीं होते हैं। उनके ऊपर लालच नहीं आता है, वो सत्यनिष्ठ बने रहते हैं, वो अपने सत्य को नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते तो एक ही पल में बहुत अमीर हो जाते। उस समय 40,000, 1914 में सोचिए 40,000 रुपए की क्या कीमत रही होगी।
इतना पैसा मिलने के बाद वो एकदम अमीर हो भी जाते, लेकिन वो अपनी ईमानदारी, अपने सत्य के मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आई, नौकरी तक उनको जो है छोड़नी पड़ी, लेकिन वो अपने मार्ग पर बने रहे। तो मुझे यह पात्र प्रभावित करता है। आपको कौन सा पात्र प्रभावित करता है? आप इसे लिखिए। अर्चना मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मेरी ताकत हैं और आप सबके होने से मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं। आप हमसे जुड़े, अच्छा लगा। शुभ्र प्रसाद यहां लिख रहे हैं कि उन्हें मुंशी जी यानी कि वंशीधर के पिता, तो शुभ्र प्रसाद आप ये भी डिफाइन कर दीजिए कि वो क्यों आपको अच्छे लगे। मीनाक्षी शर्मा ने लिखा वंशीधर, बिल्कुल सही। और अन्य बच्चे भी जो हैं वो लिख रहे हैं वंशीधर। तो चलिए आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। जो भी पात्र आपको पसंद हो, आप उसकी पसंद का कारण जरूर लिखें, क्योंकि तर्क के साथ ही हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? यानी कि यहां जो करेक्टर है पंडित आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन के करेक्टर में हमें दोनों ही चीजें दिखाई देती हैं। जब वो सामने आते हैं नदी के किनारे और रिश्वत ऑफर करते हैं, फिर न्याय को वो खरीद लेते हैं, तो वो उनका बुरा वाला पक्ष हमारे सामने आता है। प्रीति चंदोला मैम, अच्छी बात है सर, आप बच्चों से भी बात करते जा रहे हैं। मैम आप तो जानते हैं कि बच्चे ही जो हैं वो हमारे सब कुछ हैं। अंतिम हमारा उद्देश्य बच्चों को ही समझाना है और बच्चे समझ जाएं, इसीलिए हम लोग और आप लोग जो है मिलकर लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका सपोर्ट जो मुझे मिलता है, ये मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मैं आपसे सीखूंगा भी। कुंतेश कसाना लिखते हैं वंशीधर, अभिषेक चौधरी लिखते हैं वंशीधर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं और जिस प्रश्न के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दोनों पहलू। तो उनके जो करेक्टर जो उनका रचा गया है, अगर आप एक फिल्म के अंदर देखें, हम किसी फिल्म के अंदर देखें, तो नेगेटिव शेडो और पॉजिटिव शेडो, वो दोनों ही शेड्स जो हैं वो आपको एक करेक्टर के अंदर मिल जाएंगे। तो यहां आलोपी दीन का करेक्टर भी कुछ कुछ वैसे ही करेक्टराइज किया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि वह एक तरफ अच्छाई को भी सपोर्ट करता है तो दूसरी तरफ बुराई को। यहां पहला पक्ष अगर देखें, दो पक्ष मैंने बताए, यहां पर भी दो पक्ष उभर करके आ रहे हैं कि जब वो धन के उपासक होते हैं तो वह लक्ष्मी जी को सर्वोच्च मानते हैं, और उनका नजरिया है आलोपी दीन का, उनका नजरिया है कि धन है और धन के माध्यम से किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है। पृथ्वी की तो क्या कहना, अगर स्वर्ग के अंदर भी जाकर के हम देखें तो वहां पर भी धन का ही राज्य है। और यही है कि जब वंशीधर नहीं बिकते हैं तो वह अदालत में जाकर के पूरे न्याय की प्रक्रिया को ही खरीद लेते हैं। तो एक तो ये उनका पक्ष जो है हमारे सामने। इसी बीच आदर्श गौतम का एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि सर मुझे आलोपी दीन का अच्छा लगा। बिल्कुल,
क्योंकि उसने वंशीधर से इरादी से सा इरादी न करके फ्रेंडशिप करी थी। ये किरदार है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल करवाया और जिस तरह की छीटाकशी या जो चार्ज लगने के बाद नौकरी से वो आए, तो इसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो वहां उनका बुरा पक्ष ही हमारे सामने आता है आदर्श। तो ये चीज भी हमको ध्यान में रखनी है कि हमें किसी भी रूप में बुराई को सपोर्ट नहीं करना है। अंतिम प्रश्न जब आएगा तो और थोड़ा सा अच्छे से आपको अपने प्रश्न का जवाब, आपको अपने तर्क का जवाब भी मिलेगा। यहां दूसरे पक्ष पर हम आते हैं कि पहला जो पहलू है कि वो बुराई को सपोर्ट करते हैं, वो धन के अंदर जो है धन के माध्यम से सबको जो है खरीदने का मादा रखते हैं, अवैध नमक का व्यापार करते हैं, नमक की तस्करी करते हैं। तो पहला पक्ष जो है, जो बुराई वाला पहलू जो है वह हमारे सामने आता है। लेकिन जब कहानी हाफ पास से आगे निकलती है और तो नौकरी पर रखने का कारण है, और वह कारण क्या है कि जिस व्यक्ति की नौकरी पर रखने का कारण है, और वह कारण क्या है कि जिस व्यक्ति ने नदी के किनारे उन्हें लगभग 40,000 रुपए की रिश्वत ऑफर की और उस रिश्वत को वह अपनी ईमानदारी के सामने, अपनी कर्तव्य निष्ठा के सामने ठुकरा देते हैं। कौन? वंशीधर। उनकी इसी ईमानदारी, उनकी इसी कर्तव्य परायणता के चलते वो प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि वंशीधर, उन्हें लगता है कि वंशीधर जैसा व्यक्तित्व उन्हें आसानी से मिलने वाला नहीं है। जो इतने रुपए ठुकरा सकता है वह व्यक्ति ईमानदार है, और ईमानदार व्यक्ति को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। वो उसके उस ईमानदारी वाले गुण को ध्यान में रखते हुए वो आता है उसके घर पे और अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देता है। तो ये उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। ये दोनों पहलू, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, अच्छाई और बुराई वाला पक्ष जो है, वो दोनों ही पहलू जो है अलोपीदीन के हमारे सामने उभर करके आते हैं। अश्विन कुमार कह रहे हैं नॉट क्लियर। अश्विन, स्पष्ट कीजिए कि क्या क्लियर नहीं हो रहा है। हमारा साउंड आप तक क्लियर नहीं आ रहा है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, या जो हम आपको कहना चाहते हैं वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ये मेंशन करें अश्विन। अगला जो हमारा प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत कीजिए और बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। यहां 3 पात्रों के रूप में रखे गए हैं और ये पात्र किसी न किसी रूप में जो समाज है उस समाज की सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। पहला पात्र है वृद्ध मुंशी, दूसरा पात्र है वकील और तीसरा पात्र है शहर की भीड़। तो आइए हम देखते हैं कि कहानी में कौन सी सच्चाई को जो है हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। तो वृद्ध मुंशी का कैरेक्टर और उस कैरेक्टर को डिफाइन किया है प्रेमचंद ने पहले ही पेज के ऊपर, जब वो अपने बेटे को ज्ञान दे रहे होते हैं और जिसमें कहते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह तो पीर का
मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बाकी तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो ये कहकर वो अपने बेटे को जो है नौकरी के करने के लिए भेजता है। अब आप देखिए इसके आगे जब वो सर पीट लेते हैं कि नौकरी है, तब भी वो बोलते हैं कि हमने भी नौकरी की है और हमने भी जो है काम किया है। उसके बाद जब वो बंशीधर आते हैं तो उनके सामने भी वो खुशामद वाली बातें करते हैं। तो यहां समाज की सच्चाई क्या है? जब वो कहते हैं कि हमने भी काम किया है और दिल खोल कर किया है, इसका मतलब वहां उस समय भ्रष्टाचार था। क्योंकि वो भी कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी में ही रहा और मैंने भी खूब दिल खोल करके काम किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि उस समय के अंदर भी भ्रष्टाचार व्याप्त था और लोग अपने बच्चों को इस प्रकार की गलत सलाह भी जो है समाज के अंदर दे दिया करते थे। तो यह समाज की एक सच्चाई थी कि गलत रास्ते के ऊपर चलने की सलाह भी वह लोगों को दे दिया करते थे। अगला जो है अगर हम देखें वकील, कि वकीलों ने इस फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी और जब बंशीधर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आगे हम देखें कि आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। आप देखिए कि उस समय अदालतों का क्या रुख था, न्याय किस प्रकार मिलता था, इसका जो चित्रण है वह वकीलों के माध्यम से हमारे सामने प्रेमचंद रखते हैं। यानी कि तब भी झूठ और फरेब का व्यापार जो है वह बहुत था। जिसके पास धन होता था वह अपने धन बल के ऊपर गवाहों को खरीदकर अपने पक्ष में न्याय कर लेता था। आज भी अगर आप देखें तो अधिकांश वकील जो हैं वो कारोबार उनका यही बना हुआ है। तो उस समय वकीलों की जो सच्चाई थी वो प्रेमचंद ने हमारे सामने रखी। तीसरा जो करेक्टर है वो हमारे सामने है शहर की भीड़। और ये भीड़ कहां आती है? जब एक पैराग्राफ में शुरू करते हैं प्रेमचंद की, दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। आप देखिए कि भीड़ जो है वो किस रूप में हमारे सामने आती है कि जो खुद उस भ्रष्टाचार के हिस्से बने हुए हैं वो अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे। ना ही वो दूध वाला जो दूध जो है उसमें पानी मिला के बेच रहा है, ना ही वो अधिकारी वर्ग जो रोजनामचे, फर्जी रोजनामचे भर रहे हैं
और रेल के अंदर बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले लोग, वो सब समाज में गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते। उन्हें तो लगता है कि आरोपी दिन पकड़ा गया, मतलब संसार का सबसे बड़ा पापी पकड़ा गया, और अब तो मान लो इस संसार से पाप का अंत हो जाएगा। तो ये जो निंदा करने वाली भीड़ जो है वो दूसरों पर टीका टिप्पणी करती है, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखती है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स के माध्यम से ये सच जो है वह प्रेमचंद जो है वो हमारे सामने रखते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से सुनाई दे रहा होगा। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी तकनीक भले ही हमारा साथ छोड़े, हम आपका साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। हम प्रश्नोत्तर जो है डिस्कस कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, क्योंकि काफी देर से कोई कमेंट नहीं आया, जिससे मुझे लग रहा है कि पता नहीं कनेक्टिविटी बनी हुई है या नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट कीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों की ओर ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। थैंक यू आदर्श। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। बाकी तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। थैंक यू अभिषेक, आपका फीडबैक मिला, मतलब मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो यहां इसके अंदर से 3 प्रश्न जो है बनाए गए हैं कि यह किसकी उक्ति है। उक्ति है मतलब किसने किससे कहा है। तो यह बात वंशीधर के पिता ने और वंशीधर से कहा है, तो उक्ति किसकी है? वंशीधर की। दूसरा प्रश्न है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। ये बहुत अच्छे रूपक को देते हुए प्रेमचंद ने बात की है। देखिए, पूर्णमासी का चांद आसमान के अंदर कभी आपने देखा हो तो पूरा थाली के समान जो है गोल दिखाई देगा, और फिर आप चंद्रमा की 16 कलाएं देखिए। पहले दिन थोड़ा सा घट जाता है, दूसरे दिन फिर थोड़ा सा घट जाता है, और अमावस्या तक आते आते क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। यही हाल एक सरकारी कर्मचारी का है कि जब महीने का अंत होता है तो तनख्वाह पूरी खाते में दिखाई देती है, लेकिन 1 तारीख को देखता है अच्छा बच्चे की फीस देनी है, एक भाग चला गया। दूसरी तारीख को राशन वाले को पैसा देना है, दूसरा भाग चला गया। तीसरी तारीख को दूध वाले को पैसा देना है, उसका एक भाग चला गया। ऐसे अगर आप देखें तो धीरे 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 एक एक करके धीरे धीरे और तनख्वाह जो है अमावस्या तक आते आते क्या होती है? लुप्त हो जाती है। तो ये चंद्रमा भी ऐसे ही अमावस्या तक आते आते लुप्त हो जाता है, और वेतन भी ऐसे ही धीरे धीरे महीने के अंत होते होते समाप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर इस समानता के भाव को देखते हुए प्रेमचंद ने यह उपमा दी है या रूपक गढ़ा है कि वेतन जो है वह क्या है? पूर्णमासी का चांद है, जो माह में एक बार ही आपको दिखाई देगा, बाकी धीरे धीरे समाप्त
हो जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? अब आप देखिए, क्या लगता है आप लोगों को? प्यारे बच्चों, आप बताइए कि पिता ने जो कहा है, क्या आप इस कथन से इत्तेफाक रखते हैं, इससे सहमत होते हैं? सहमत हैं तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। क्या आप वंशीधर के पिता के द्वारा कही गई बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर हैं तो आप यस लिखिए, और अगर नहीं है तो आप नो लिखिए। आदर्श बिल्कुल सही नहीं। आप भी लिखिए, बाकी बच्चे भी। देखिए, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो नहीं, मैं पिता के स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं। आलोक तिवारी यस लिख रहे हैं, तो आलोक तिवारी कारण भी लिखिए। निमिष चंद्रा नहीं लिख रही हैं। देखिए, हमारे पिता का कर्तव्य है, या अक्सर हमने देखा भी है कि हमारे पिता हमें अभी भी सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता आदि नैतिक मूल्यों के ऊपर चलने की सलाह देते हैं। मेरे पिता ने मुझसे कभी नहीं कहा कि बेटा भ्रष्ट बनो। हमेशा कहेंगे नहीं बेटा, तुम्हें अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन यहां पर वंशीधर के पिता उनको ईमानदारी पर चलने की सलाह न देकर उनको भ्रष्ट राह के ऊपर चलने की सलाह दे रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। पिता का दायित्व होता है कि पुत्र को सही रास्ते के ऊपर आगे बढ़ाए, क्योंकि पहली पाठशाला माता पिता घर परिवार, तो यह उनका भी उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह अपने बच्चे को ईमानदारी के ऊपर चलने की सलाह देते हैं। थैंक यू बच्चों। अगला जो प्रश्न है वह शीर्षक को लेकर है। नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो हम शीर्षक कैसे रख सकते हैं? देखिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हो। शीर्षक से हमको यह स्पष्ट हो जाए कि यह कहानी इस संदर्भ में है। ऐसा शीर्षक श्रेष्ठ होना माना जाता है। अगर आप लोगों को मैं कहूं कि ये कहानी हमने पढ़ी, तो आप लोग इसका क्या शीर्षक देते? सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप लोग खुद इस कहानी को पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके हिसाब से कौन सा शीर्षक आप इसे देते, और वह शीर्षक क्यों देते, उसका क्या आधार होता। आप जल्दी से लिखिए, तब तक मैं अपने शीर्षक को जो है आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। मैं अगर होता तो सत्य की विजय या धर्म की जीत, या मैं कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, इस तरह का शीर्षक रखता, क्योंकि पूरी कहानी में आप देखिए कि सत्य का रोंदने की प्रयास जो है लगातार होते हैं, लेकिन अंत में उसी सत्य के सामने अलोपीदीन जैसे व्यक्ति भी माथा टेक देते हैं। आदर्श ईमानदारी की कहानी आधार भी रखिए, और कर्तव्यनिष्ठ दारोगा अगर लिखें तो ये पूरा स्पष्ट होता है। चाहे नमक का दारोगा कहिए, हालांकि नमक का दारोगा जो है वो ज्यादा एट्रैक्टिव है। कर्तव्यनिष्ठ दारोगा जो है यह एक बेहद सिंपल हो जाता है कि एक दारोगा है जो ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाता है,
और लालच उसे छू करके भी नहीं जाता है। तो यह भी हम रख सकते हैं। बाकी प्रेमचंद ने जो रखा है नमक का दारोगा, यह बेहद सोच समझ करके उन्होंने रखा है और बेहद सशक्त शीर्षक इस कहानी का है। आदर्श आपसे हमने पूछा कि ईमानदारी की कहानी हम क्यों कहें, अच्छा शीर्षक है। अनु आज कमेंट करने थे, आज जब प्रश्नोत्तर चल रहे हैं तो आपसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने पिछले 4 वीडियोस को देखा, ध्यान से सुना और पढ़ा तो आज आप अच्छे कमेंट कर सकते थे। बाकी बच्चों ने आज कमेंट किए हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि आप इस कहानी का क्या शीर्षक देते और क्यों देते। तो ईमानदारी की कहानी भी अच्छा शीर्षक है, लेकिन ईमानदारी एक बेहद सामान्य शब्द है और यह शीर्षक जो है अट्रैक्ट नहीं करता है। हालांकि कहानी के अंदर पूरी तरह ईमानदारी व्याप्त है। इस आधार पर आपका शीर्षक मजबूत है। अनु समझ में आ गया है तो शीर्षक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या समझ में आया है। तो यह प्रश्न जो है आप कोई भी शीर्षक इसके ऊपर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इससे पहले कुंतेश कछाना, सत्य ही धर्म है और सत्य की ही जीत है। थोड़ा सा शीर्षक मुझे लंबा प्रतीत हो रहा है। आप इसे शॉर्ट में करेंगे तो सत्य ही धर्म या सत्य की जीत, जो कि हम बता भी चुके हैं। आप कर सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा प्रयास है कुंतेश। आगे रघुवर दयाल चौबे ने लिखा है सत्यवादी दारोगा। ये भी थोड़ा घुमा फिरा करके उसी जगह बात करते हैं। कर्तव्यनिष्ठ कह दीजिए, सत्यवादी कह दीजिए। अच्छा प्रयास है, गुड। अगले प्रश्न पर आते हैं हम कि कहानी के अंदर आलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। और दूसरा कि अगर आपको इस कहानी का अंत करने के लिए हम दें तो आप इस कहानी का अंत कैसे करेंगे। तो पहले प्रश्न को हम देखें कि नियुक्त करने के पीछे कारण क्या हो सकता है। तो हमने अभी थोड़ी सी चर्चा की और वह चर्चा यह है कि वंशीधर की ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी कर्तव्य निष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी अप्रोच थी। आलोपीदीन ने समझ लिया था कि यह व्यक्ति अपने कर्तव्य से डिगने वाला नहीं है। जिसको हम 40,000 रुपए उस समय ऑफर कर रहे हैं, जो उस समय 40,000 से सब कुछ खरीद सकता था, तो ऐसा व्यक्ति जो इतने पैसे ठुकरा करके भी सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है, हालांकि उस समय नौकरी में कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ईमानदारी के ऊपर कायम है। तो उनका ईमानदारी के ऊपर कायम होना ही उनकी सबसे बड़ी अप्रोच थी। और इसी के कारण उसके यहां ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है आलोपीदीन के यहां, इसलिए वो ऐसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढते ढांढते उसके घर पहुंच जाता है। तो यह उसका कारण है।
अगर आपको कोई और नजर आता है तो आप भी मुझे बताइए। इसी बीच अन्नू ने लिखा धन के ऊपर धर्म की जीत, अच्छा शीर्षक है। और आदर्श ने कहा बिकॉज ही इज लॉयल पर्सन एंड दैट्स वाई अलोपीदीन मेक हिम हिज मैनेजर। वेरी नाइस, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा आदर्श। मेरा पढ़ाना, मुझे लग रहा है कि आज मेरा पढ़ाना सफल है। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद भी आपका फीडबैक जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना सफल है। तो अलोपीदीन भले ही खुद भ्रष्ट था, लेकिन उसे भी एक ईमानदार और एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, जिस योग्यता का परिचय और ईमानदारी का परिचय वह नमक के दारोगा यानी कि वंशीधर से पा चुके थे। इसलिए उन्होंने उनको अपने यहां मैनेजर नियुक्त किया। अब दूसरा जो प्रश्न है कि अगर हमें इस कहानी का अंत करना होता तो कैसे? आप लोग भी सोचिए, मैं अपना थोड़ा सा बताता हूं। और मैं अगर होता तो मैं बिल्कुल जो है मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मैं साफ उनके ऑफर को ठुकरा देता कि मैं किसी भी रूप में बेईमान व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकता। नहीं मैंने कल वहां गलत व्यक्तियों का साथ दिया था जब मैं नमक का दारोगा के पद पर था, और ना ही आज आपकी जो जायदाद है वह भ्रष्ट तरीके से कमाई गई जायदाद है और उसका मैनेजर बनकर मैं एक भ्रष्ट व्यक्ति का ही साथ दे रहा हूं। अतः मैं आपके इस पद को लेने से इनकार करता हूं। अगर मुझे यह अंत करने की सुविधा होती तो मैं बिल्कुल इस तरीके से कहानी का अंत करता। ये मेरा नजरिया है। आप इतने सारे बच्चे हैं, सबके अलग अलग नजरिए हैं, और जिसका जो नजरिया है, आप कैसे इस कहानी का अंत करते जरा लिख करके मुझे मालूम है कि आप 100% इस प्रश्न का उत्तर मुझसे अच्छा देंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे से अच्छा उत्तर जो है इस प्रश्न का देंगे। तो आप लिखिए कि अगर आपको इस कहानी को अंत करने का दायित्व दिया जाता तो आप इस कहानी का अंत कैसे करते? तो प्यारे बच्चों, ये तमाम प्रश्नोत्तर आपको अपनी होमवर्क नोटबुक के अंदर करने हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो पाठ के आसपास में दिए गए हैं, आप उनको भी ध्यानपूर्वक देखिए और उनसे भी जो है बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आप उनको भी करने की कोशिश कीजिए। और मैं थोड़ा सा एक बार जरा अगर देखूं कि और कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने जो है महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरी क्लास का टाइम आज का हो गया है, तो मैं अपने टाइम से आगे नहीं बढ़ूंगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप जो है लिखें, आप अपने मन मस्तिष्क से भी। हमने यहाँ चर्चा की, और चर्चा करने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने कहा है अक्सर से आप वही लिखें। अब हमने उसको समझ लिया, और समझने के बाद जो हमको समझ में आता है वह हमें इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखना है। तो आज इस पाठ को मैं यहाँ समाप्त करने की जो है घोषणा करता हूं। कल अगर हम बात करेंगे तो अगले चैप्टर के ऊपर जो है हम आएंगे। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर कीजिएगा। कल तक के लिए फिर 3 बजे हम यहाँ मिलेंगे आपको। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।